बीएसएनएल का इतिहास एक दूरसंचार जायंट का उदय। इंडिया में दूरसंचार का इतिहास बीएसएनएल के इतिहास से जुड़ा हुआ है। यह कंपनी देश की आजादी से पहले से ही थी, जब इसे भारतीय डाक एवं तार विभाग कहते थे। 1947 में आजादी के बाद इस डिपार्टमेंट को देश के फिर से निर्माण और विकास के लिए इंपॉर्टेंट भूमिका निभानी थी। धीरे धीरे टेलीफोन सर्विसेज का विस्तार हुआ और यह शहरों से गांवों तक पहुंचने लगी। 2000 में भारतीय दूरसंचार विभाग को एक सरकारी कंपनी में बदल दिया गया, जिसका नाम भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल रखा गया। यह कदम दूरसंचार सेक्टर में कंपटीशन बढ़ाने और बीएसएनएल को और कुशल बनाने के लिए उठाया गया था। बीएसएनएल का गोल्डन एज टेलीफोन का प्रसार। यह वो समय था जब टेलीफोन का उपयोग तेजी से बढ़ रहा था और लोग बड़ी संख्या में टेलीफोन कनेक्शन के लिए आवेदन कर रहे थे। बीएसएनएल के बनने के बाद के कुछ सालों को कंपनी का गोल्डन एज माना जा सकता है। इस दौरान बीएसएनएल ने दूरसंचार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की और अपनी सेवाओं का विस्तार किया। यह वो समय था जब बीएसएनएल का एकाधिकार था और देश में दूरसंचार सर्विसेज का मुख्य प्रोवाइडर था। बीएसएनएल की सेवाओं की गुणवत्ता और विश्वसनीयता ने इसे लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया था। टेलीफोन कनेक्शन, जो कभी अमीरों की चीज माना जाता था, वो अब आम आदमी के पास भी आने लगा था। लोग अपने घरों में टेलीफोन कनेक्शन लगवाने लगे थे और यह एक सामान्य दृश्य बन गया था। बीएसएनएल ने एक टेलीफोन जैसी योजनाओं से गांवों में भी दूरसंचार क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग आपस में और बाहरी दुनिया से जुड़ने लगे। बीएसएनएल ने उस समय कई नई और इनोवेटिव सर्विसेज भी शुरू की, जैसे कि लैंडलाइन फोन पर इंटरनेट सर्विस। यह सेवा लोगों के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोलने जैसा था। डायल अप इंटरनेट कनेक्शन हालांकि धीमे थे, लेकिन उस समय लोगों के लिए बाहरी दुनिया से जुड़ने का एकमात्र जरिया थे। इसने लोगों को इंटरनेट की दुनिया से परिचित कराया और नई संभावनाओं के द्वार खोले। उदारीकरण और कंपटीशन का आगमन हुआ। 1990 में भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की नीति अपनाई, जिसके तहत कई एरियाज को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया। दूरसंचार सेक्टर भी इससे अछूता नहीं रहा। प्राइवेट कंपनीज जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन और रिलायंस आक्रामक तरीके से मार्केट में उतरी। नई टेक्नोलॉजीज, कम दामों और अट्रैक्टिव प्लान्स के साथ इन कंपनीज ने जल्द ही कस्टमर्स को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया और बाजार में अपनी पकड़ मजबूत की। बीएसएनएल के लिए चुनौतियां, एक नए युग में प्रवेश। यह युग था तेजी से बदलती तकनीकों और बढ़ती प्रतिस्पर्धा का। उदारीकरण के बाद बीएसएनएल ने खुद को एक नए और अनजाने माहौल में पाया। जहां पहले उसका एकाधिकार था, वहां अब उसे प्राइवेट कंपनी से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ता रहा था। निजी कंपनियों ने अपने इनोवेटिव आइडियाज और कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज के साथ मार्केट में धूम मचा दी थी। बीएसएनएल को अब अपनी पुरानी कार्यशैली को बदलने की सख्त जरूरत थी। बीएसएनएल के लिए सबसे बड़ी चुनौती खुद को इस नए माहौल के हिसाब से ढालना था। इसके लिए उसे अपने कर्मचारियों को नई स्किल्स सिखानी पड़ी और नई टेक्नोलॉजीज को अपनाना पड़ा। कंपनी की बनावट, काम करने का तरीका और फैसले लेने की प्रक्रिया सब कुछ पुरानी व्यवस्था के हिसाब से थे, जो बदलते समय के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे। इस कारण बीएसएनएल को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। नई टेक्नोलॉजीज को अपनाने में देरी ने भी बीएसएनएल को नुकसान पहुंचाया। जब प्राइवेट कंपनीज जीएसएम और 3G जैसी नई टेक्नोलॉजीज के साथ मार्केट में उतर रही थीं, तब बीएसएनएल पुरानी सीडीएमए टेक्नोलॉजी पर ही अटकी रही। इस देरी का परिणाम यह हुआ कि बीएसएनएल अपने ग्राहकों को वह सुविधाएं नहीं दे पाई जो दूसरी कंपनियां दे रही थीं। इससे उसकी मार्केट शेयर में गिरावट आई और उसे अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए और भी मेहनत करनी पड़ी।
सेक्शन 5 वित्तीय संकट, घाटे और कर्ज का बोझ। यह वह समय था जब बीएसएनएल को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा। बीएसएनएल की परेशानियां सिर्फ कंपटीशन तक ही सीमित नहीं थीं। कंपनी को कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे कंपनी एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसती गई। अनपेड बिल्स और बढ़ते खर्चों ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। घाटे और कर्ज का बोझ बढ़ता गया, जिससे कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। कर्मचारियों के वेतन और अन्य खर्चों ने कंपनी की वित्तीय स्थिति को और भी कमजोर कर दिया। कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट का एक मुख्य कारण था कस्टमर्स की संख्या में कमी। ग्राहक धीरे धीरे बीएसएनएल से दूर होते गए। जैसे जैसे प्राइवेट कंपनी सस्ते और अट्रैक्टिव प्लान्स के साथ मार्केट में उतरी, बीएसएनएल के कस्टमर्स उनका रुख करने लगे। निजी कंपनियों के आक्रामक प्रचार और बेहतर सेवाओं ने ग्राहकों को आकर्षित किया। इसके अलावा बीएसएनएल का खर्चा भी बहुत ज्यादा था। कंपनी के पास संसाधनों की कमी और बढ़ते खर्चों ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया। कंपनी के पास कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या थी, जिनका वेतन और भत्ते एक बड़ा बोझ थे। कर्मचारियों की संख्या को कम करना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसके अलावा पुराने उपकरणों और टेक्नोलॉजी के कारण कंपनी का मेंटेनेंस खर्च भी अधिक था। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी ने कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मकता को भी प्रभावित किया। सेक्शन 6 सरकारी नीतियां और उनका प्रभाव। बीएसएनएल की इस हालत के लिए सरकारी नीतियों को भी जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। कई लोगों का मानना है कि सरकार ने प्राइवेट कंपनीज को बढ़ावा देने के लिए जानबूझकर बीएसएनएल को कमजोर किया। उदाहरण के लिए बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम देने में देरी को कंपनी के प्रति सरकार के उदासीन रवैये के रूप में देखा गया। जबकि प्राइवेट कंपनीज 4G सर्विसेज शुरू कर चुकी थी, तब बीएसएनएल अभी भी 3G पर अटका हुआ था। सेक्शन 7 प्रतियोगिता का दबाव, निजी क्षेत्र का उदय। जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर की दूरसंचार कंपनीज मजबूत होती गईं, बीएसएनएल पर कंपटीशन का दबाव बढ़ता गया। नई टेक्नोलॉजीज, अट्रैक्टिव प्लान्स और आक्रामक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के साथ प्राइवेट कंपनीज ने बीएसएनएल के लिए मार्केट में बने रहना मुश्किल बना दिया। कस्टमर्स के लिए प्राइवेट कंपनीज की ओर जाना स्वाभाविक था। ये कंपनीज न केवल सस्ती और बेहतर सर्विसेज दे रही थीं, बल्कि कस्टमर्स को लुभाने के लिए तरह तरह के ऑफर्स भी दे रही थीं। सेक्शन 8 बीएसएनएल का भविष्य, क्या उम्मीद की किरण है? बीएसएनएल की आज की स्थिति को देखते हुए यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या कंपनी का कोई भविष्य है? क्या यह दूरसंचार जायंट, जो कभी देश को जोड़ने का प्रतीक था, बदलते समय के साथ तालमेल बिठा पाएगा? हालांकि बीएसएनएल के सामने चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो उम्मीद जगाते हैं। सबसे पहले, बीएसएनएल के पास अभी भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो देश के दूर दराज इलाकों तक फैला हुआ है। सेक्शन 9 पुनरुद्धार के लिए प्रयास, क्या बीएसएनएल वापसी कर सकता है? बीएसएनएल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है खुद को बदलना। कंपनी को अपने काम करने के पुराने तरीके और धीमे फैसले लेने की प्रक्रिया को बदलना होगा। नई टेक्नोलॉजीज को अपनाने और कस्टमर्स की बदलती जरूरतों को समझने के लिए कंपनी को और चुस्त और उत्तरदायी बनना होगा। इसके लिए कंपनी को अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देनी होगी और उन्हें नई टेक्नोलॉजी से परिचित कराना होगा। इसके साथ ही बीएसएनएल को अपने नेटवर्क को अपग्रेड करना होगा और 4G और 5G जैसी नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना होगा। सेक्शन 10 निष्कर्ष, बीएसएनएल की कहानी, सबक और संभावनाएं। बीएसएनएल की कहानी इंडिया में सरकारी कंपनीज की कहानी का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एकाधिकार और सरकारी उपेक्षा किसी भी संस्थान को बर्बाद कर सकती है। हालांकि बीएसएनएल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कंपनी के पास अभी भी खुद को बदलने और एक बार फिर से सफलता पाने का मौका है। इसके लिए जरूरी है कि कंपनी अपने अतीत से सीखे, अपनी कमजोरियों को दूर करे और भविष्य के लिए खुद को तैयार करे।